बच्चे देश का भविष्य होते हैं और किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि उनमें ही निहित होती है। लेकिन हमारे देश में बच्चों के भविष्य से ही खिलवाड़ हो रहा है। कभी किसी सरकारी भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और वकालत पढ़ने के एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो जाता है। ताज़ा उदाहरण है नीट यूजी परीक्षा में धांधली का। मैं हूं हरीश और मेरा नज़रिया के आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आपके और हमारे बच्चों से जुड़े एक अहम मुद्दे नीट 2024 की परीक्षा के बारे में। नीट यूजी स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट के छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित होती है और इसके बिना पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस आदि जो मेडिकल के कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन मिलता है और इनमें एडमिशन्स के लिए यह परीक्षा निहायत ही जरूरी है। साल 2024 में देखें तो लगभग 23,33,297 बच्चों ने यह परीक्षा दी, जिसमें से 13,16,268 बच्चों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने का मतलब है कि वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं इसमें काउंसलिंग के लिए। एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो सीटों के ऊपर निर्धारित होता है और उस वक्त बच्चों की काउंसलिंग के दौरान उनकी चॉइस के ऊपर निर्धारित होता है। अगर हम सीटों की बात करें तो एमबीबीएस में कुल मिलाकर के 1,10,000 सीटें हैं, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके है। अगर केवल गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 55,000 सीटें हैं। बाकी जो सीटें 55,000 हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं। एम्स की सीटें अलग से होती हैं। कुल मिलाकर के देश में 20 एम्स हैं, जिसमें लगभग 2200 सीटें हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। इसके अलावा डेंटल के लिए बीडीएस कोर्स है, जिसमें लगभग 28,000 सीटें हैं। और एक आयुष मंत्रालय के अंडर एमबीबीएस के अलावा जो दूसरी पद्धति हैं मेडिकल साइंसेज की, उसमें जैसे कि बीएमएस आयुर्वेदिक के लिए, बीएचएमएस होम्योपैथी के लिए, बीएसएमएस साउथ की एक पद्धति होती है सिद्धि पद्धति, उसके लिए ये कोर्स होता है। बीयूएमएस यूनानी पद्धति का एक कोर्स होता है। बीएनवाईएस जो कि नेचुरल योगा साइंसेज के ऊपर होता है। तो इन सबको मिलाकर के जो आयुष मंत्रालय के अंडर कोर्सेज हैं उनमें कुल सीटें लगभग 52,720 है। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंसेज, उसमें लगभग 603 सीटें हैं। तो ये सारी मिला ली जाएँ तो लगभग 1,93,611 सीटें बनती हैं, जिसमें कि इन सब बच्चों को एडमिशन मिलेगा। 95% जो परीक्षार्थी हैं वो एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं वो उनकी सेकेंडरी चॉइस होती है या फिर चॉइस नहीं भी होती है। एमबीबीएस में भी अधिकतर बच्चे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज में एक तो प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा फीस बहुत कम होती है और दूसरा सरकारी कॉलेज में फैकल्टी की जो क्वालिटी है, उनकी जो सुविधाओं की क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी है, या फिर देखें कि उनकी जो प्रैक्टिस यानी कि उनमें जो प्रैक्टिस की जो उनको मौके मिलते हैं वो सरकारी कॉलेज में ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़्यादा मारामारी रहती है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हर एक सरकारी कॉलेज की एमबीबीएस सीट के पीछे 46 उम्मीदवार थे जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अगर क्वालिफाई की बात करें तो लगभग 26 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक एमबीबीएस सरकारी कॉलेज की सीट के पीछे खड़े हैं। इससे हम सब नीट परीक्षा की इंपॉर्टेंस को, महत्ता को समझ सकते हैं। अब जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा यानी कि सरकारी कॉलेजों में या फिर मान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंडिया में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो या तो वो अगले साल ट्राई करेंगे और या फिर फॉरेन में कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है तो वहाँ के लिए धक्के खाएंगे और या फिर वो अन्य कोर्सेज की तरफ रुख करेंगे। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण नीट की जो परीक्षा जो है काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है, काफ़ी प्रेस्टिजियस मानी जाती है। अब नीट परीक्षा के लिए हम सब जानते हैं कि बच्चे सालों मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके घरों से दूर रह करके कोचिंग करते हैं ताकि वो डॉक्टर बन सकें। उनका डॉक्टर बनने का सपना, उनके पेरेंट्स का अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा हो सके। अब इन सब के बीच अगर बच्चों और उनके माता पिता को यह पता चले कि इस परीक्षा में धांधली हुई है तो उनका गुस्सा होना, निराश होना, मायूस होना जायज़ है। नीट 2024 परीक्षा शुरू से ही किसी न किसी मिसमैनेजमेंट की वजह से सुर्खियों में रही है। पहले इसकी फॉर्म भरने की तारीख 2-3 बार बढ़ाने को लेकर और फिर परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर पेपर लीक की खबरों को लेकर। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद तो पूरी परीक्षा और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पवित्रता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए को शायद बहुत बड़ी गड़बड़ी का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उसने 10 दिन पहले ही 4 जून को ही परिणाम घोषित कर दिया, जिस दिन लोकसभा के नतीजे भी आ रहे थे और पूरा मीडिया वहाँ व्यस्त था, यह देखते हुए भी कि उनकी गड़बड़ियाँ छुप जाएंगी, इतना मीडिया कवरेज नहीं मिलेगा। तो शायद इस कारण से जो एनटीए ने 10 दिन पहले वो दिन चुना रिजल्ट निकालने का, 4 जून का, जिस दिन पूरा मीडिया, पूरे लोग व्यस्त थे लोकसभा के नतीजों को सुनने के लिए, देखने के लिए, कवर करने के लिए। लेकिन वे बच्चे और माता पिता
जिन्होंने यह परीक्षा दी थी, उनकी निगाहें केवल और केवल नीट परीक्षा के परिणाम पर ही टिकी थी, अपने भविष्य पर ही टिकी थी। परिणाम के बाद जैसा अपेक्षित था, हंगामा होना शुरू हो गया। खामियां और गड़बड़ियां सामने आने लगी। छात्र संघ, परीक्षा देने वाले बच्चे, उनके माता पिता और दक्षिण भारत की कुछ राज्य सरकारें और पूरा का पूरा विपक्ष एनटीए और शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे थे। देश के विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा में हुई धांधलियों को लेकर रिट डाली गई। आप अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से करें। इतने सालों में इतने बच्चों ने सुसाइड किया है ये नीट की वजह से। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर आउट था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो और आपके मंत्रालय के कारण की वजह से आज एनटीए धांधली कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे देश भर के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत एनटीए जो कि परीक्षा नीट की परीक्षा कराती है, उसने जिस प्रकार से धांधलेबाजी पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है, उनका भविष्य गड्ढे में डालने का प्रयास किया है, उसको लेकर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय महामंत्री जी के द्वारा सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। आज पूरे देश के प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक जिले के अंदर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं 4 तारीख को जिस प्रकार से हमारे देश का एक महापर्व था, उसका परिणाम आने को था। उस परिणाम आते आते सारी मीडिया का ध्यान उस परिणाम की तरफ था। इसी के अंतर्गत एनटीए जो एजेंसी है, उसके माध्यम से नीट का रिजल्ट निकाला गया। उस रिजल्ट के अंदर इतनी धांधलेबाजी की गई जिसमें से कई हजार विद्यार्थी जो मेहनत करके दिन रात पढ़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, उन विद्यार्थियों को उसका लाभ ना मिल पाया। कुछ चुनिंदा लोग जो इन पर ठेकेदार बना रखा है, उन ठेकेदारों के माध्यम से जो पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग और सीबीआई जांच की मांग पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस एजेंसी के ऊपर सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार एनटीए को मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर घेरा जा रहा है। एक तो 9 और 10 अप्रैल को जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खोली गई थी, उसका क्या कारण था और उसमें कितने बच्चों ने पंजीकरण करवाया, वो बच्चे कहाँ कहाँ से थे और इनको कौन कौन से सेंटर यानी कि केंद्र आवंटित हुए थे और इनका रिजल्ट क्या रहा, इनका परिणाम क्या रहा। ये आपको बता दें कि 9 और 10 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट थी, उसके 24 दिन बाद एक दिन के लिए विंडो खोली गई थी, जिसका कारण एनटीए ने यह बताया था कि कुछ स्टेक होल्डर्स ने इसकी मांग करी है कि वो किसी कारणवश ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, इसलिए उनको और समय दिया जाए। पूरे देश में कम से कम 6 सेंटर ऐसे थे जिसमें पेपर बांटने में गड़बड़ियाँ हुई। हिंदी वाली लैंग्वेज वाले को इंग्लिश का पेपर दे दिया गया, इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले को हिंदी का पेपर दे दिया गया। तो एक इतनी बड़ी संस्था के द्वारा इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कि 6 सेंटर्स पर पेपर देने में ही गड़बड़ी हो गई और उसकी वजह से जो बच्चों का समय नष्ट हुआ, उस समय नष्ट की एवज में उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने की नौबत आ गई। ग्रेस मार्क्स देते वक्त भी एनटीए ने एक पुराना क्लैट का जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था, उसका तरीका चुना, जबकि ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था और इस ऑफलाइन के एग्ज़ाम के लिए अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई भी थी और ग्रेस मार्क्स देने ही थे तो एक स्पेसिफिक कमेटी बना करके एक तरीका अपनाया जा सकता था, जैसा कि एनटीए ने नहीं किया। एग्जाम के दौरान बिहार और गुजरात में कई जगह पर नकल और पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए। वहां पर छापे के दौरान जले हुए और फटे हुए पेपर भी मिले। अब वो पेपर जब एनटीए को भेजे गए तो उन्होंने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया है कि वो पेपर सही था या गलत था या क्या था। गुजरात का एक सेंटर ऐसा भी है जहां पर दूर दराज से बच्चे आकर के, बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से जाकर के बच्चे वहां पर एग्जाम देते हैं। इन सब आरोपों को जानते हुए भी एनटीए और भारत के शिक्षा मंत्री पेपर लीक के आरोपों को स्पष्ट रूप से नकारते रहे, जबकि बिहार और गुजरात की पुलिस ने एक संकेत स्पष्ट दिया था कि वहां पर पेपर लीक हुआ है और बच्चों ने 20 से 30 लाख रुपए देकर वो प्रश्न पत्र प्राप्त किए और उनको जवाब भी रटाए गए। वो स्टेटेड चेक भी प्राप्त किए गए पुलिस के द्वारा। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैसे तो एनटीए को उसी समय केंद्रीय जांच समिति बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा एनटीए ने नहीं किया। अब एग्जाम के बाद काउंसलिंग शुरू होनी है, जिसकी डेट 6 जुलाई एनटीए ने निर्धारित की है। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एनटीए को यह काउंसलिंग की डेट 6 जुलाई से आगे बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में अलग अलग मामलों में सुनवाई अभी चल रही है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बार 63 यानी कि 67 बच्चे टॉप स्कोरर हो गए और ऐसे टॉप स्कोरर जिनके 720 में से 720 अंक आए हैं, जबकि जो है 2023 में केवल 2 ही टॉपर थे और 2022 में केवल 4 ही टॉपर थे। अब इनमें से कई टॉपर्स तो ऐसे हैं जो कि उन सेंटर से संबंधित रखते हैं जिन सेंटर पर गुजरात और बिहार में
और हरियाणा में शिकायतें दर्ज की गई थी पेपर लीक की और धांधली की। 8 टॉपर्स इनमें से हरियाणा के केवल एक ही सेंटर के हैं, जो है विश्वास से परे है, अचंभित करता है ऐसी घटनाओं को लेकर के। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गया। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं, इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं। कुछ बच्चों को 718 और 719 अंक भी मिले हैं, जो कि अगर एनटीए की मार्किंग स्कीम को देखा जाए तो ऐसा आना बिल्कुल असंभव है। हालांकि एनटीए ग्रेस मार्क्स दिए जाने को इसकी वजह बता रहा है, जो खुद ही यह साबित करता है कि ग्रेस मार्क्स देने में कितनी जल्दबाजी की गई और अतार्किक यानी कि इलॉजिकल तरीका अपनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा होने पर एनटीए का माथा क्यों नहीं ठनका। यानी कि जब ये सारी सूचनाएं आ रही थी, ये सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, एक तरफ पुलिस गुजरात, बिहार, हरियाणा इन सब में लोगों को अरेस्ट कर रही थी, तो एनटीए का माथा क्यों नहीं ठनका। उसके दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम इसको गंभीरता से लें, एक कमेटी बनाई जाए या एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि रिजल्ट क्लियर होने से पहले ही सारी मामलों को हल कर लिया जाए। लेकिन ऐसा एनटीए करने में असमर्थ रहा। अब जैसे जैसे मीडिया लेवल पर तहकीकात हो रही है, वैसे वैसे अनियमितता से संबंधित विचित्र जानकारियां आ रही हैं। एक जानकारी के अनुसार जो 9 और 10 अप्रैल को विंडो खोली गई थी, उसमें पहले तो एनटीए ने बताया था कि कुछ ही लोगों ने रजिस्टर कराया है, लेकिन अभी ये पता चला है कि लगभग 24,246 बच्चों ने उस दौरान रजिस्टर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून की सुनवाई में अपना एक निर्णय दिया है कि वो 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था समय नष्ट होने की वजह से, उनके वो ग्रेस मार्क्स समाप्त किए जाएं और उनको दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा जाए। यानी कि इन बच्चों के पास 2 ऑप्शन है। पहला यह है कि ये उन ग्रेस मार्क्स के बिना वाला रिजल्ट स्वीकार करें और या फिर दोबारा परीक्षा दें। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, जिसमें एनटीए को उससे पूछे गए सवालों के साथ पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना है कि नीट परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है, उसमें कुछ ना कुछ धांधली जरूर हुई है, लेकिन एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले तो इसको मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। लेकिन जनता और मीडिया के दबाव के बाद उनका थोड़ा सा तो रुख बदला है, लेकिन उनकी तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड जांच का आदेश देना अभी भी बाकी है। एनटीए या फिर देश के शिक्षा मंत्री कुछ भी कहें, यह तो साफ है कि नीट अब बिल्कुल भी नीट यानी कि साफ नहीं रहा। अब सोचो कि मेडिकल प्रोफेशन जिस पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, उसमें अगर धांधली की बदौलत नाकाबिल बच्चे आ जाएं तो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ किस हद तक हो सकता है। इस मुद्दे पर मेरा नज़रिया कहता है कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में एनटीए को पूरी पारदर्शिता के साथ फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। पेपर लीक, धोखाधड़ी या किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस बार की परीक्षा की सभी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे। इस समिति में 60% सदस्य गैर एनटीए के होने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, शिक्षा मंत्री को चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दें। काउंसलिंग की तारीख को सभी शिकायतों के निपटारे के बाद ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक एडमिशन भी अगर गलत हो जाता है या एक काबिल बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है या फिर कुछ नाकाबिल बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी और एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोज़ाना आधार पर होनी चाहिए। अगर गड़बड़ियाँ ज़्यादा हैं तो परीक्षा दोबारा भी करवाई जा सकती है। हालांकि परीक्षा दोबारा करवाना एक बहुत ही कठिन काम होगा इतने कम समय में, क्योंकि नया कोर्स भी शुरू होना है। लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए, बच्चों को भविष्य को देखते हुए, अगर ज़रूरत पड़े परीक्षा को दोबारा करवाने की, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को आदेश दे देना चाहिए। पेपर लीक और धांधली में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। कदाचार में संलिप्त छात्रों को किसी भी सरकारी प्रतियोगिता और प्रवेश परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार पेपर लीक की घटनाओं और ऐसी सभी परीक्षाओं के संचालन में कुप्रबंधन से निपटने के लिए कड़ा कानून बनाए। इस मुद्दे पर अगर आप मेरे नज़रिए से सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपने सुझाव डायरेक्ट एनटीए या शिक्षा मंत्री को भी दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।